नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा चुका है और अब बस इंतजार है नतीजों का। 23 मई को देश का सबसे बड़ा जनमत आएगा और जनमत को देखते हुए जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, सारी मीडिया एजेंसीज ने जो एग्जिट पोल जारी किए हैं उसके हिसाब से एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं इन नतीजों को जो एग्जिट पोल हैं उनको देखकर हैरान सा नजर आ रहा है और एक बार फिर से वो ईवीएम का जो राग है वो अलापा जा रहा है। इसको लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग से विपक्षी दलों ने मुलाकात की। आज 19 राजनीतिक दलों की एक बैठक भी दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और फिर से सारी सीटों पर वीवीपैट से मिलान की उन्होंने याचिका जो की थी वो भी खारिज कर दी गई है। तो अब उन्होंने कहा है कि जिन सीटों पर, जिन विधानसभाओं पर जो वीवीपैट का मिलान किया जाएगा उन पर अगर जरा सी भी किसी में खामी मिलती है तो पूरी सीट पर फिर मिलान किया जाए। ये रिपोर्ट मिल रही है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम के ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन पूरी याचिका को खारिज कर चुका है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है कि हर सीट पर वीवीपैट का और ईवीएम का मिलान किया जा सके। विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बीजेपी के मनोरंजन के एग्जिट पोल हैं। इनमें हकीकत, सच्चाई, जमीन की स्थिति से इनका कोई संबंध नहीं है। मैंने बाकी नेताओं से बात करी है, अन्य प्रदेशों के नेताओं से बात करी है, वो सब इस पर हंस रहे हैं। तो ये तो अब 3 दिन की बात है, परिणाम सामने आएंगे। और एग्जिट पोल ने एक अच्छा नया सीरियल चला दिया है, मनोरंजन का सीरियल, तो सब इसमें मजे लें। ईवीएम के डिटेल्स और जो रिजल्ट आता है उसमें मिसमैच होता है, तो वीवीपैट तो मौजूद हैं, तो उसका वेरिफिकेशन, कंफर्मेशन जो भी हो वो वीवीपैट के से करना चाहिए, उसकी गिनती होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कुछ डिटेल दी है, उससे अगर ईवीएम की जब निकाले जाते हैं वो भिन्न आते हैं, तो वीवीपैट से कंफर्मेशन कराया जाना। जिस तरीके से ईवीएम, वीवीपैट और जिस तरह तारीखें रखी गई, मैं समझता हूं कि सारे विरोधी दलों की चिंता जायज और वाजिब है। जिस तरीके से चुनाव परिणाम के एग्जिट पोल आए, वो भी निसंदेह जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है और एक बहुत ही सार्थक, उचित मांग रख रही है सारे विरोधी दल, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप ही, कि वीवीपैट से मिलान होना चाहिए। पैमाने पर ईवीएम में धांधली करने की साजिश हो रही है। हम लोगों ने कई बार कहा कि ईवीएम में चुनाव में खराब हुई, जब चुनाव हो रहे थे तो कहा गया कि ईवीएम खराब हो गई है। हमने पूछा कि ईवीएम में क्या चीज खराब हुई थी और क्या चीज ठीक हो गई, और जो मैकेनिक खराब ईवीएम को ठीक कर सकता है वो ठीक ईवीएम को खराब भी कर सकता है। तो बड़े पैमाने पर ईवीएम में धांधली हुई है। पूरे देश में इस समय नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। नरेंद्र मोदी साहब का जलवा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिखा दिया चुनावों के अंदर मतदान लेकर। जिस तरीके से 5 साल नरेंद्र मोदी साहब की सरकार चली, देश में विकास कार्य हुए, डेवलपमेंट हुई, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक व्यक्ति का काम हुआ, बिना मतभेद के लोगों के काम हुए, लोगों को उनका अधिकार मिला। उसी का परिणाम है कि पूरे देश में इस समय नरेंद्र मोदी साहब की जबरदस्त लहर है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब है भारत माता की जीत, हिंदुस्तान की जीत, हमारे तिरंगे झंडे की जीत, राष्ट्रवादी शक्तियों के जीत। जितने भी पाकिस्तान, अलगाववादी, आतंकवादी, देश के दुश्मन, लुटेरे, मक्कार, इन लोगों की बड़ी हार होगी। एग्जिट पोल ऐसे आया है, अगर उनको टोटल कर लिया जाए तो 543 से भी ज़्यादा सीटें लोकसभा में नज़र आती हैं। तो एग्जिट पोल कभी सही नहीं हुआ, न सही होगा।
अब 23 का इंतजार हमें करना चाहिए। ये तो आपने सुना विपक्ष के और एक पक्ष के नेता को भी, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि श्रीकांत शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कुछ कहा। निराश विपक्ष एग्जिट पोल के बाद और परेशान है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है, चुनाव आयोग पर अपना गुस्सा उतार रहा है, लेकिन अब एक अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहा है। जनता ने आशीर्वाद दिया है काम करने वाले दल को। एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, हमने जो कहा वो किया है। वहीं ममता बनर्जी हों या फिर बहन मायावती हों, भाई अखिलेश हों, राहुल गांधी जी हों, इन सब लोगों ने जनता को ठगने का काम किया। जब इनको सत्ता मिली तो इन्होंने सत्ता का दोहन किया, जनता के साथ विश्वासघात किया। ममता बनर्जी जिस तरह से गरीब आदमियों के हित का दिखावा करती हैं, लेकिन जो गरीबों को लूटने वाले हैं, शारदा नारदा, इन सबको संरक्षण देती हैं। तो ये जनता जनार्दन का जनादेश है। और अभी तो ईवीएम खुला भी नहीं है, ईवीएम बंद है। 23 तारीख को परिणाम आएंगे, उससे पहले इतनी बेचैनी, इतनी बौखलाहट, कहीं ना कहीं ये जो इनकी पराजय जो होने वाली है 23 तारीख को, कहीं ना कहीं उसके लिए कोई एक्सक्यूज ये लोग ढूंढना चाहते हैं। और उसके लिए किसी न किसी संस्था को बलि का बकरा बनाने की इन लोगों की कोशिश, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नसीम खान साहब जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से रेणु भाटिया जी जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। सबसे पहले चलूंगा रेणु भाटिया जी के पास, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। रेणु जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेहद खुश नजर आ रही है, आपकी मुस्कान भी थोड़ा सा उस ओर इशारा कर रही है, और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए हैं, जो सारे राजनीतिक दल हैं, उनको पीछे छोड़कर आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है एग्जिट पोल भी अपनी जगह एक बहुत मेहनत का काम है। हर चैनल, हर कंपनी अपने तरीके से पूरी मेहनत करती है सच्चाई सामने लाने के लिए। और दूसरा इसके पहलू ये भी है कि 100% कई बार ये बातें ठीक भी नहीं होती, क्योंकि एक सर्टन एरिया से ये सारी बात ली जाती है। परंतु जो देश का जो रुझान पिछले दिनों में देखा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए डेफिनेटली था, क्योंकि 5 वर्षों की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल एक ही ध्येय से, एक ही उद्देश्य से इस देश में काम किया कि सबका साथ और सबका विकास हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर सराहनीय कदम किया जाए, और जनता जो अंतिम पंक्ति का भी व्यक्ति है, उसको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, इस सोच के साथ हर काम को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से था, चाहे वो बैंक अकाउंट्स खोलने के माध्यम से था, और एक बहुत छोटी सी बात जिसको हम बहुत छोटा सा वाक्य कहते हैं, टॉयलेट्स, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है इसका एग्जाम्पल आपने इन 5 वर्षों में लोगों की सोच के माध्यम से देखा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद ध्यान रखा। ये एक उनकी बहुत बड़ी सफलता है, और उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से ये देश चला है पिछले 5 सालों में, मुझे लगता है वो रिजल्ट है जो आपके ईवीएम्स में बंद है और 23 तारीख को निकल के आएगा, या आपके एग्जिट पोल जिस और इशारा कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपसे मैं समझना चाहूंगा, लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी दल पिछले 5 वर्षों में जब जब हमने जिस जिस क्षेत्र में काम किया, उस क्षेत्र में कहाँ नहीं वो हमारे खिलाफ खड़े हुए, और कौन सी ऐसी बात है जिसकी उन्होंने निंदा या उसको काटने की बात नहीं की। परंतु जब देश ने समझना शुरू किया कि मोदी जी जिस स्कीम को हमारे लिए लाए हैं या जिस कार्य को हमारे लिए करना चाहते हैं, वो कितना डीपली जनता के लिए इम्पोर्टेंट और जनता से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो अपने आप धीरे धीरे चुप होते गए। और ये जो कल से ईवीएम का, और आज इलेक्शन कमीशन में जाके इन सभी दलों का ईवीएम में जाकर ये जो कर रहे हैं, अपनी बात को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो समझ आता है कि 2 दिन और रहते हैं, 24 इंतजार कर लिया, 48 घंटे हैं। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, सुरेश चंद्रा जी, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। चलते हैं नसीम साहब के पास। नसीम जी, जिस तरीके से
जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको तो हैरान करने वाले होंगे, क्योंकि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में तो नहीं ही दिखा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, जो विपक्ष लगातार एकजुट होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सौरभ जी, बिल्कुल शुभम जी, बिल्कुल जो सर्वे आए हैं वो हमें चौंका रहे हैं और हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके के रुझान मतगणना से पहले जो दिखाए जा रहे हैं टेलीविज़न पे, ये सच हैं। और एग्जिट पोल जो है बहुत बार सही भी हुए और बहुत बार गलत भी साबित हुए, इसमें कोई दौरान नहीं। मेरी भाजपा की जो है प्रवक्ता इस बात को कह रही थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस बात को कि हम लोग लगातार आपके चैनल पे भी आ रहे हैं और दीगर और जो टेलीविज़न चैनल हैं उन पर भी बहस के लिए जाते हैं। और ये सर्वे करने वाली एजेंसी, जो भी लोग हैं, उनके जो साथी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो भी पत्रकार हैं, आज़ाद पत्रकार हैं जो आपके चैनलों पर आते हैं, वो लोग ही इन सर्वे को कराते हैं और वही इस देश के मूड को भांपते हैं कि देश किधर जा रहा है। रुझान आने से 10 मिनट पहले तक मैं टेलीविज़न चर्चा पर था, तो मुझे कोई ऐसा राजनीतिक विश्लेषक नहीं मिला, राजनीतिक पंडित नहीं मिला जो इस बात को कह रहा था कि चुनाव एक तरफा है और चुनाव के अंदर कहीं हमें किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ती दिखाई दी या नरेंद्र मोदी की लहर 2014 की तरह एक तरफा चलती दिखाई दी। लोग अक्सर इसी बात को बोल रहे थे टेलीविजन पर और लेके शुरू से लेकर आखिर तक कि चुनाव में कांटे की टक्कर है। सवाल आपसे यही तो बनता है सवाल कि एक तरफ आप एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हैं कि एग्जिट पोल तो बेकार है, कुछ नहीं, उनमें कुछ नहीं रखा है। दूसरी तरफ उन्हीं एग्जिट पोल से आप भयभीत नजर आते हैं और ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। मैं भयभीत नजर नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, ईवीएम नहीं। जब जो सर्वे करने वाले लोगों, एजेंसियों के साथी थे जो आपके चैनलों पे आते हैं, उन्होंने ये पोल आने से 10-15 मिनट पहले भी कांटे की टक्कर बताई, एकदम उलट आ गए। एक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नीलसन का एबीवीपी पे सर्वे चल रहा था, उसने सर्वे दिखाना चालू किया और उत्तर प्रदेश के अंदर 55 सीट भारतीय जनता गठबंधन की दिखाई और 7 बजे आते आते वो बोला कि ये आंकड़ा 2 बजे तक का है, 2 बजे के बाद हम एक और सर्वे लेकर के आएंगे जो कि फाइनल सर्वे होगा 2 बजे से 5 बजे तक की वोटिंग पैटर्न का। अभी तक हमने 2 बजे तक का जो लोगों से पूछताछ की है, 2 बजे के बाद जो पूछताछ आएगी उसको दिखाएंगे। मैं सुबह उसको बहुत जरूर सुनिए। जैसे ही 8:30 बजे मतलब आप ये 59 सीट पर चुनाव हो रहा था पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश की 14 सीट पर चुनाव हो रहा था। उन्होंने जो दिखाया के सर्वे ने 14 सीटों में से उत्तर प्रदेश की आधा घंटे के अंदर 2 बजे से 6 बजे तक के बीच के बातचीत बात नहीं करता। हमने सर्वे कराया है, सुदर्शन ने सर्वे कराया है और वो एनडीए को 319 सीटें देता नजर आ रहा है। हम चलेंगे सुरेश चंद्रा जी के पास, बहुजन समाज पार्टी से हमारे बीच जुड़े हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से आज विपक्ष जो है अपनी भूमिका बना रहा है और दिल्ली में आज मीटिंग हुई और कई बड़े नेता आपकी पार्टी से भी, सतीशन मिश्रा जी वहां पर मौजूद थे, तो क्या कहेंगे? ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए नतीजे आने से पहले, एग्जिट पोल से डरते नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ईवीएम पर सवाल उठा कब नहीं है, आज से पहले भी कोर्ट में भी मुकदमे गए और हम नहीं कह रहे इस बात को। आज इलेक्शन कमीशन को भी अपनी पद्धति पर संदेह हो चला है, नहीं तो 5% के लिए हमने कब कहा था भाई? उन्होंने तो, इलेक्शन कमीशन ने हमारे सारे महागठबंधन के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के दल, क्षेत्रीय स्तर के दल जितने भी थे, उनकी कोई बात मानी नहीं, सुनी नहीं, तो हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर 5% ही क्यों टेस्ट करना चाहा उन्होंने? इसका मतलब हुआ कि वो स्वयं में भी वो हैं, चिंतित हैं कि क्या ये जो विपक्षी लोग बोल रहे हैं, महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं, तो क्या हमारी पद्धति में खामी है? अगर उनको पूर्ण भरोसा होता तो वो 5% भी वीवीपैट के लिए तालमेल करने के लिए नहीं करते। वो तो इसलिए कर रहे हैं ना कि आपने मांग की। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भाई इस तरह का प्रतिबंध लग गया है एग्जिट पोल पर चुनाव से पहले। नहीं तो ये लोग तो एग्जिट पोल के आधार पर बार बार वही दिखा करके ये अब तक तो विनर सर्टिफिकेट दिलवा देते अपने कैंडिडेटों को। रेणु भाटिया जी के पास आऊंगा जी,
कोई इसमें कोई दो राय नहीं, कोई ताजुब नहीं हो रहा मुझे अगर मेरे विपक्षी साथी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा 24 घंटे हैं और इनकी फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद ये अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये अभी भी जानते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं और इनकी फीलिंग क्या है और इन्होंने किया क्या है। आप कांग्रेस को देखें, अगर जिस प्रकार से उनकी अभी प्रियंका जी आज सारा दिन आप लोग चैनल पे दिखा रहे थे, जिस तरह से वो अपने वर्कर्स को बोल रही हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कि हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, बहुत तरह के व्हाट्सएप आएंगे, ये होगा वो होगा, वो बात अपने आप में दर्शाती है कि वो उनको पता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर वर्कर अभी चुनाव से रिजल्ट से पहले ही टूट गए तो हमारे को अगली बार के लिए कौन पूछेगा। तो अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को ना एक बड़ी एक एक्सपेक्टेशन हो गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि इंदिरा जी की हम शक्ल आ गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो भी लोगों ने जब उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया तो उनकी निराशा होना वाजिब है। बट ये मैं मानती हूँ कि प्रियंका जी ने 2 महीने 3 महीने की इस चुनावी भागदौड़ में इस तरह का एक्सप्रेशन देने का तरीका सीख लिया। आपका क्या सीटों का आंकलन है, क्या मानते हैं आप? देखिए, हम 300 प्लस आएंगे और 24 ही घंटे रहते हैं। शुभम जी, मुझे डिबेट में अपने साथ जरूर रखिएगा उस दिन, ताकि मैं आपको सबको मिठाई खिला सकूं और देश का धन्यवाद कर सकूं। नसीम खान कुछ कहना इस तरह से हमारे पर विश्वास किया। मैं इस बात को कहना चाह रहा था, जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता बोल रही हैं कि कुछ किया नहीं है, कुछ सब कुछ जो है मोदी जी ने किया है और 2014 से पहले कुछ भारत के अंदर था नहीं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो बोल रही हैं कि फ्रस्ट्रेशन है अंदर, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है। जिस तरीके से आप ये बोलते हैं कि ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, ईवीएम खुद अपने ऊपर आज के समय में सवाल उठवा रही है। और ये कौन लोग हैं जो ईवीएम को ट्रक भर भर कर स्ट्रांग रूम के करीब में ला रहे हैं? और 19 तारीख को चुनाव इस देश का समाप्त हो गया था। 19 तारीख के बाद किसी को ईवीएम नहीं दिखाई देनी चाहिए थी। ईवीएम या तो स्ट्रांग रूम में होती, या जो फालतू ईवीएम है वो जिला अधिकारियों के कार्यालयों में जहां सुरक्षित रखी जा सकती थी, निर्वाचन आयोग रखता, वहां होती। लेकिन 19 तारीख के बाद 20-21 तारीख को वो ईवीएम सड़क पर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश में तो चुनावी समर खत्म हो चुका है, लेकिन स्टूडियो में अभी भी गहमा गहमी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रेणु भाटिया जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सुरेश चंदा जी बसपा से और नसीम खान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो एक लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। फिर से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुना देते हैं भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये जो रहे हैं इनमें ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो इसी ईवीएम से जो मतदान व्यवस्था थी, उसी मतदान व्यवस्था के कारण वो राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई और केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों तक इसी ईवीएम के चुनाव से सरकार में रहे। चंद्रबाबू नायडू साहब अगर आंध्र प्रदेश रहे तो वहाँ पर ईवीएम से चुनाव हुआ। मायावती जी उत्तर प्रदेश में रहीं तो वहाँ पे भी ईवीएम से चुनकर आई थी। अखिलेश यादव जी भी ईवीएम से चुनकर आए थे। कांग्रेस पार्टी की अभी 3 सरकारें ईवीएम के चुनाव के बाद बनी हैं। लगभग सभी लोग जितने भी इसमें इस विलाप मंडली का हिस्सा है, ईवीएम विलाप मंडली में, उस ईवीएम विलाप मंडली का हिस्सा जो है वो ईवीएम से चुनाव जीत करके सरकार भी रहे हैं और जीते भी हैं। उस वक्त तो वो ठीक थी ईवीएम, अब ईवीएम ख़राब है। दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, इस ईवीएम विलाप मंडली की प्रॉब्लम ये है कि उनको ज़मीन की हकीकत का एहसास हो चुका है। ज़मीन खिसक चुकी है उनकी, और जब ज़मीन खिसक जाती है तो इसी तरह से एक पेशगोई या इसी तरह की भूमिका बनाई जाती है और कहा जाता है कि जी हम जो जनता ने हमें जनादेश से नहीं हराया बल्कि ईवीएम ने हराया। देखिए, एग्जिट पोल में जो भी नतीजे दिखाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद का एक्चुअल जो सैंपल होता है मतदाताओं का, उसके बेस्ड होता है। और अब अगर तमाम टीवी चैनल देखेंगे तो कोई एक टीवी चैनल नहीं, तमाम टीवी चैनल, सारे टीवी चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत की ओर जाते हुए दिखाया है। और जिस तरह हमारी सरकार ने काम किया है, ये नतीजे अपेक्षित थे और मैं कहता हूं कि अभी हम 350 से ऊपर जाएंगे और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और 23 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही। विपक्ष हताश और निराश है। अभी वो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और वो लगातार इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू। अगर यही नतीजे, यही एग्जिट पोल, यही ईवीएम अभी 3 राज्यों में आए थे तो वो बहुत खुश थे। और अभी तो नतीजे नहीं आए हैं, अभी तो ये एग्जिट पोल है, अभी तो नतीजे आएंगे। जनता ने अपना निर्णय दिया है, वो जब निर्णय खुलेगा वो पहले से इतने हताश और निराश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस रेस में कहीं नहीं है, सत्ता के रेस में। और जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन और अपना प्यार दिया है, इसमें वो कहीं नहीं है।
तो वो अभी से एक आरोप लगाने लगे हैं और अपने जो हार का ठीकरा, वो कभी वो चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे, कभी ईवीएम पे फोड़ेंगे, कभी सत्ता पक्ष पे फोड़ेंगे। तो इसकी प्रक्रिया उन्होंने अभी से शुरुआत कर दी। तो बीजेपी नेता अपनी जीत को लेकर लगातार आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने सुना, मुख्तार अब्बास नकवी ने एक शब्द दिया, ईवीएम विलाप मंडली, यानी कि जो चर्चा में है और जो ईवीएम पर रो रहे हैं कि आखिर ईवीएम में धांधली हो रही है। और दूसरी तरफ आपने सुना ओपी मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी कहा है कि मीठा मीठा गपगप और तीखा तीखा थू थू। सीधे चलेंगे, हमारे साथ नसीम खान है कांग्रेस से जुड़े हुए। नसीम जी, मीठा मीठा गपगप तीखा तीखा थू थू, आप पर कहा है? नहीं, देखिए वो जो बात बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों को मैं सुन रहा हूँ आज टेलीविजन के ऊपर, बड़ा घमंड और बड़ा अहंकार है उन्हें, और ये तब है जबकि अभी मतगणना नहीं हुई है। हमारा सवाल मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू का नहीं है। आप याद करें कि जब हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर जीते थे, जीतने के बाद भी हमारा कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग में गया था और ईवीएम के ऊपर हमने सवाल खड़े किए थे। हमारा सवाल ईवीएम की खराबी पर नहीं है, आज जो सवाल सबसे बड़ा हो गया ईवीएम के रखरखाव की व्यवस्था पर है। आप याद करिए कितना बेतुका जवाब था चुनाव आयोग का कैराना के अंदर कि ईवीएम इसलिए बंद हुई थी कि उसको लू लग गई। इससे ज्यादा लोकतंत्र के अंदर बेतुका जवाब नहीं हो सकता। 2014 में भी आपने आरोप लगाए थे ईवीएम पर, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले तो सत्ता में आप थे, तब कैसे ईवीएम गड़बड़ हो गई? देखिए, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि ईवीएम से ही सरकारें चुनी जा रही हैं, ईवीएम ही है। और हमारा जो लगातार जहां हम जीते हैं, आपको याद रखिए 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी 282 सांसद लाए थे और सत्ता जाते जाते अब ये जो चुनाव आते आते 270 रह गए, 12 सांसद हारे, 3 बड़े राज्य हमने जीते। उसके बावजूद भी विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता रहा। यही कारण है वीवीपैट लाना पड़ा, यही कारण है वीवीपैट की पर्चियों को, हमारी मांग ज्यादा थी लेकिन वो कुछ बूथों पर मिलान करने के लिए तैयार हुए। विपक्ष लगातार वीवीपैट की जो ये जो ईवीएम है इस पर इसलिए सवाल खड़ा कर रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर ईवीएम भाजपा के होटल में मिली, मध्य प्रदेश के अंदर ईवीएम एक गाड़ी में लदी मिली। अभी कल घोसी के अंदर क्या हुआ, हमारा जो क्या नाम है एक कैंडिडेट है गठबंधन का, वो दरोगा से लड़ रहा है कि ईवीएम यहां क्यों आई। गाजियाबाद के अंदर कल एक गाड़ी पे आई। लगातार वीडियो आ रहे हैं, फुटेज आ रही है, नेशनल चैनलों पर यह खबर चलने लगी। अब तक फेसबुक और व्हाट्सएप पर खबर चलती थी, जिसको हम भी फेक मानते थे कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर कोई खबर चलती है और कोई हमसे कहता था तो हम उस पर गंभीर नहीं होते थे। लेकिन जब नेशनल टेलीविजन की पट्टियों पर यह बात चल रही है कि ईवीएम से भरा ट्रक वहां आया और ड्राइवर सीधे ईवीएम पर सवाल उठ रहे लगातार, यही शंका हम जगह से दूसरी जगह ईवीएम को ले जाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है। अभी आपने नकवी जी का बयान दिखाया और भी पूरे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता अपनी बात को बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी फ्रस्ट्रेशन का तरीका सामने आ रहा है। इन्होंने कहा कि होटल में पकड़े गए, वहां के डीएम ने, आप लोगों ने चैनल पे दिखाया और हमने डिबेट की थी उस दिन, खंडन किया। बिल्कुल उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने कहा था उन्होंने साफ बताया कि ये वो वाले ईवीएम है जिनमें हमने इनको ट्रेनिंग दी थी जो स्टाफ नया आया। तो इसी तरह से लगातार सारे जो है ऑफिसर्स इनको पूरी सफाई देते आ रहे हैं, परंतु किसी किसी का स्वभाव हो जाता है जब वो खुद मतलब टूट गए होते हैं, खत्म हो गए होते हैं, धरती के अंदर धूमिल होने की उनकी स्थिति आ गई होती है, तो वो इस तरह के प्रक्रियाओं को अंदाज में, अपने अंदाज में नाम देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब उनकी डूबने की बारी है। यही अभी जैसे नकवी जी कह रहे थे 3 प्रदेशों में चुनाव थे, इसी ईवीएम से हुए, इन्होंने कुछ नहीं कहा। जब 10 वर्ष की सरकार थी, बिल्कुल नहीं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जिन 3 प्रदेशों में आप चुन के आए हैं उनमें से 100% आपको वो मिलना था वोट, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी? पर कहने का अभिप्राय ये है कि वो जो विलाप मंडली वाला उन्होंने बिल्कुल सही पकड़े हैं वाली बात आ गई है कि एग्जैक्टली। चलिए, मैं सुरेश चंद्रा जी के पास मुझे 1 सेकंड, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए जी। देखिए, राष्ट्रपति इस देश का बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, पूर्व राष्ट्रपति हो या मौजूदा राष्ट्रपति हो। कल ही मौजूदा पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि इलेक्शन अथॉरिटी ने चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न कराए, लेकिन आज राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को, प्रणब मुखर्जी को सामने आना पड़ा और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ईवीएम पे ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं और जो घटनाएं आ रही हैं उनको दूर करे। ये उपराष्ट्रपति अगर जो इस देश का ईवीएम के ऊपर अगर जो आज सवाल खड़ा कर रहा है और एक शंका, ये बहुत खतरनाक है। इंडिपेंडेंस
संस्था है, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट संस्था है, और अगर इंडिपेंडेंट संस्था आप लोगों को भ्रमित न करें। तो आप तो किसी भी हमें बड़ा आश्चर्य है एजेंसी के ऊपर भारतीय जनता विश्वास पार्टी, नहीं और करेंगे। सबसे बड़ी चीज आप लोग कि मजे भारतीय की जनता बात पार्टी ये है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ना ईवीएम तो पर क्यों CBI सामने पे नहीं आ रही? विश्वास करती भारतीय है, जनता पार्टी को ईवीएम पे कांग्रेस खतरा ना क्यों नहीं दिखाई दे तो रहा? ED अरे पे अभी गिनती विश्वास नहीं हुई है, करती है, हाँ, ना मतलब इलेक्शन पूरा कमीशन पे विपक्ष विश्वास करती ईवीएम है। कहीं पकड़ा मजे जा की रहा बात है, ये तो सुप्रीम आप कोर्ट पे भी विश्वास नहीं आप करती। उस पर सही है आज कि ईवीएम रोड पे कैसे मिले, ऐसा हो हम गया? ठीक है, 10 आपको वर्षों ईवीएम का पे जो सवाल आपका क्यों नहीं है? आप फेल्योर विपक्ष के रहा, साथ क्यों नहीं है? जिस क्या आपको ये प्रकार से लगता है जनता कि को ईवीएम में गड़बड़ी की गई है? बार-बार इस तरह क्या से ईवीएम में बनाने का गड़बड़ी काम करते अमित थे? शाह नरेंद्र मोदी ने वो की है? जनता नहीं ये भारतीय समझती जनता है। पार्टी के प्रवक्ताओं को जनता पता है, आपको पहचान भारतीय जनता गई पार्टी है। के नेताओं को जनता पता है एहसास कि कर नरेंद्र गई मोदी है और कि अमित किनके शाह ऊपर हमने ईवीएम में गड़बड़ करके 40 चुनाव तक जीतना चाहते अपने हैं। देश जो को छोड़ा हुआ नेता था। अब जनता वो आतंकी नहीं हमलों में करना शामिल चाहती। अब प्रज्ञा जनता ठाकुर को पढ़ी चुनाव लिखी है, लड़वाने की सोच समझदार सकते है। हैं, गोडसे को देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ाने की सोच सकते हैं, वो ईवीएम में भी गड़बड़ करके सत्ता में आने की कोशिश कर सकते हैं। यही विपक्ष का सबसे बड़ा जो मैं है। थक गई आपकी गलतियां निकाल निकाल के, मैं थक गई। चलिए, मेरी गलती नहीं है, गलती आपके देश दिमाग थक में। गया, आप देश ईवीएम की पे सवाल क्यों जनता नहीं उठा रही थक हैं? गई। मेरी बहन आप देश ईवीएम पे की सवाल क्यों नहीं जनता उठा रही थक हैं? गई। मेरी बहन आप ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठा रही हैं? आपको क्या डर नहीं लगता कि बिल्कुल ईवीएम नहीं। रोड पे क्यों मिल रहा है? मैंने बिल्कुल आप स्पष्ट क्यों कहा, रोड पे मिल रहा देश है? के हर क्यों मिल रहा है? नागरिक ने जब 19 जिसने तारीख अपना को विश्वास जब मत 19 तारीख ईवीएम को में डाला चुनाव है, समाप्त हो 23 गया है, तारीख को वो 19 आपके तारीख के सामने बाद आएगा। रोड इसका मतलब आप जनता पर भी विश्वास नहीं करते, जिनसे आप वोट लेने जाते हैं। शुभम, सबसे बड़ी शंका में काम एक बात आपको जरूर, नरेंद्र मोदी चलिए आभार मेरा सभा भाई, कर रहे हैं, बहुत अभी मतगणना नहीं पानी हुई, दीजिए लेकिन इनको। नरेंद्र पानी मोदी खत्म हो गया इनके आभार गिलास में, सभा कर पानी रहे हैं। दीजिए, ये आभार पानी सभा दीजिए मतगणना से इनको। पहले क्यों है? भड़क रहे हैं, मुझे पानी देने की दीजिए। जरूरत नहीं है, पानी पिलाने की जरूरत है तो जो किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के चलिए। नेताओं को जो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। चलिए शुभम, एक बात जरूर रखूंगी, रेणु जी आपसे इन लोगों ने तो यहाँ पर वोटर्स के ऊपर भी एक ना क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप ये देखिए, वो लालू जी के सुपुत्र वो वोट देने नहीं गए और अपील कर रहे थे वोट्स की। तो ये वो वाला गठबंधन है जिन्होंने केवल देश को ठगबंधन का काम किया, केवल ठगते रहे। फिर से आपसे जुड़ूंगा, उससे पहले मैं चलूंगा सुरेश जी हमारे साथ बसपा से जुड़े हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से यहां पर आरोप लगा रहे हैं नसीम जी, सीधे सीधे वो घमंड बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड है, आपको क्या लगता है? ये आत्मविश्वास उनका नजर आ रहा है? वो तो प्रफुल्लित होकर कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी उस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, एग्जिट पोल पर ही, एग्जिट पोल आने के बाद। अभी तो आभार सभा कर दी प्रधानमंत्री ने, अभी तो नतीजे आने वाले अभी कह नहीं रहे जीत रहे हैं, इन्होंने तो आभार सभा कर दी। तो उनको आत्मविश्वास है ना, आभार सभा कर दी। अरे आपका एक मतगणना डिनर होने कर से रहे हैं। पहले ही मतगणना न होने से आपका पहले एक ही डिनर मैं कर माला रहे पहन के बैठ जाऊं। आपको मिलाप याद है, मंडली, आपको याद है मिलाप बिहार के अंदर मंडली क्या हुआ का था? डिनर कर बिहार रही की है। मतगणना का याद है आपको? 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी ने लड्डू बांट दिए थे, और 12 बजे के बाद क्या हुआ? लालू ने क्या किया इन लोगों का हाल, ये आपको याद है? भारतीय जनता पार्टी लालू जी का हाल, चलिए सुरेश जी जवाब दीजिए। रुक जाइए, रेणु जी रुक जाइए, सुरेश जी जवाब लालू जी का तो खुद हाल, रुक जाइए, खुद जेल में। अरे आपको नीतीश को चुराना पड़ा पैसे अरे रुक देकर। जाइए, रुक जाइए, आपको सुरेश जी बोले। नीतीश को चुराना पड़ा पैसे देकर के, आपको जनादेश का अपमान करना पड़ा। लालू जी ने तो वो हाल किया था आपका, आपको सत्ता की जो लालसा रहती था, सत्ता में बने की लालसा कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर नीतीश आपने कुमार जी ने क्यों देखा, छोड़ा मध्य लालू जी प्रदेश को? की भी सत्ता हम चलाएंगे, सब कुछ कर्नाटक की छोड़कर भी चले सत्ता हम गए चलाएंगे इस विश्वास के साथ कि शायद मतगणना हो या ना लालू जी के हो, साथ जुड़ने हमने में माला बिहार का पहन कुछ ली बड़ा है, नरेंद्र मोदी ने लेकिन माला हुआ पहन क्या? ली है, छोड़ हम तो के आना प्रधानमंत्री पड़ा। बनेंगे। नहीं मैं प्रधानमंत्री से नहीं हटूंगा, नहीं मैं प्रधानमंत्री से नहीं हटूंगा। जी सुरेश जी बोलिए। देखिएगा, ये नसीम भाई ठीक कह रहे हैं कि ये घमंड की भावना तो है, घमंड की भाषा तो है, आवाज भी उसी तरीके की है। ये नकवी साहब की बात पर क्यों नहीं जा रहे हैं? नकवी साहब ये कह रहे हैं कि भाई जब ये लोग जीते हुए लोग हैं, इनकी भी सरकारें चली हैं, तो भाई वही लोग तो ऐतराज लगा रहे हैं, पहले ऐतराज लगाए, आज लगा रहे हैं, तो फिर उनके ऐतराज में तुम लोग शामिल क्यों नहीं हो जाते हो कि ईवीएम में गड़बड़ है? नकवी साहब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भाई इनकी सरकार रही वो भी ईवीएम से जीते, इनकी सरकार रही वो भी ईवीएम से जीते। तो आज जीतने वाले लोग, सारे लोग मिलकर के अगर ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव पद्धति पे यकीन नहीं रहा है जी, और उसको चुनाव करवाने वाला जो चुनाव आयोग है। अच्छा एक चीज बताइए, ईवीएम से इतर मैं सवाल पूछ ले रहा हूं। आज जब ये सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, आपने देखा आज दिल्ली में बैठक हुई, यूपीए और उसके जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं एकत्रित हुए। आपने देखा सतीश चंद्र मिश्रा, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज सम्मिलित हुए।
एक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मायावती जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो हैं वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और मैं किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ जाती नजर नहीं आऊंगी। तो क्या आपको लगता है, और जिस तरीके से आज सतीश मिश्रा यूपीए की इस बैठक में शामिल हुए, आपकी बात समझ गया। और मैं उदाहरण पेश कर देता हूं कि आज इस देश पर और संविधान पर बिल्कुल एक आपत्ति काल है। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं लोग, या आपकी पार्टी पर आपत्ति काल है? नहीं, हमारी पार्टी पर अकेले पर नहीं, पूरे भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय जनता के ऊपर इस तरह का है कि ये देश गुलामियत की तरफ ले जा रहे हैं, बर्बाद करने पे तुले हैं। और उत्तर में समझ गया, आप कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। सुनिएगा, मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब कहीं बाढ़ आ जाती है, एक ही पेड़ पर सांप होगा, नेवला होगा और होंगे, ये सांप है उनका सबका सब मकसद। आप इनको कौन सी भूमिका दे रहे हैं? ये सांप है, मतलब अपने आप अपना नामकरण कर रहे हैं। भैया सुनिएगा, बोले बोले बोले। नेहा जी, नेहा जी, मैंने ऐसा सुना। नेहा जी, मैं जब आप बोल रही थी, मैंने क्या सारा चीज में चिल्लाने का ठेका आपका ही है? सुरेश जी बोले। तो फिर सुनिएगा, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग आज एकमत हो गए हैं एक विचारधारा पर कि हमारी ईवीएम से चुनाव कराने की पद्धति तुलना करने के लिए जो आपने शब्द दिए हैं उचित नहीं है। इसलिए वो देखिएगा, प्राकृतिक व्यवस्था के शब्द हैं। प्राकृतिक व्यवस्था में जब बाढ़ आ गई, उस पेड़ पर सारे लोग इकट्ठे हैं, लेकिन मुहावरे के तौर पर वो शब्द जहां पर प्रयोग किए जाते हैं, उनका भी ध्यान रखिए। आप प्रवक्ता हैं, एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसका प्रतिनिधित्व कर चुकी है। सुनिएगा, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैं अपने अल्फाज नहीं डाल रहा हूं, मैं आपके शब्द आपको याद दिला रहा हूं। तरीके से, हाँ बिल्कुल याद दिलवाएगा। मैंने कौन सा गलत बात कहा है? चलिए, अगर मान लीजिए जिनको आप लोग भिन्न भिन्न मतांतर के लोग बताते हो, एक मत पर आज एक सहमत है विचारधारा पे, और आज इस देश में विचारधारा का ही नाता है। जिनके ख्यालात मिलते हैं वही बिल्कुल आपस में सगे भाई हैं। तो एक मत पर जब हम इकट्ठे हो गए कि भाई ये ईवीएम से चुनाव कराने का पद्धति, बिल्कुल जहां पर ईवीएम का निर्माण हुआ उन देशों ने मतलब इसको नकार दिया। तो आप ही क्यों इसको चलाए फिर रहे हो? जी क्यों नहीं आप क्लियरिफाई कुछ भी कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है आप वोट लेने के लिए पहले तो दिखाते हैं कि बसपा जो है कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी, लेकिन आते ही आते पोस्ट पोल अलायंस की जैसी कि पूरी तरीके से आकलन लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, उस पर आप कायम हो गए। नहीं, देखिएगा, देश हित में, ताकि चुनाव बार बार न हो। अगर मान्यवर कांशीराम साहब आप जिंदे होते तो आज दोबारा से चुनाव हो गए होते। उसको रोकने के लिए कि हम देश को चुनावी प्रक्रिया में ही नहीं झोंक देना चाहते, उसको बचाने के लिए माननीय बहन जी ने अगर मध्य प्रदेश पर और राजस्थान पर फैसला लिया है तो लोक हित में फैसला लिया है। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल इस तरह की नेता है कि पूरा देश मानता है। आप शून्य पर थे सर, आप 2014 में जनता ने आपको शून्य पर रखा, आपके पास खोने को कुछ था ही नहीं। नहीं लगी थी, क्या नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? बताइए, वोट परसेंटेज हमारा कहाँ है? आपको वोट परसेंटेज का ख्याल नहीं है? क्या हमारे एमएलए हैं दूसरी जगह, उसका ख्याल नहीं है? आपका प्रतिनिधि कोई था कहां लोकसभा में? कहां पर? लोकसभा में आप सीट जीते। देखिएगा, सुनिएगा, आज वही तो हम कह रहे हैं कि भाई काठ की एक बारी चढ़ती है। ये बीजेपी वाले लोग और ये जो अभी से हाउलर कर रहे हैं, वो उसका मकसद यही है कि जब कहीं कुश्ती का मैदान होता है और एक जो टेक्निकल हैंड आदमी है वो अगर उसको दबंग को दबा लेता है टेक्निकल आधार पर, तो वो दबंग क्या करता है? चले, वो देखने वाली बात होगी आपकी सोशल इंजीनियरिंग कितना कारगर साबित होती है। नसीम खान, ये लोग रेणु जी रुक जाइए, नसीम जी आपके पास आऊंगा। एक इन्होंने अभी बहुत अच्छा मुहावरा दिया और एक ही डाल पर बताया कि जब कोई बड़ी आपदा आती है तो सांप और नेवला जो है वो एक साथ नजर आज लोकतंत्र पर हमला नहीं है। तो आप कौन से हैं? आप सांप है, आप नेवला है? नहीं, सांप और नेवला, मैंने वो बात इनके लिए अपने शब्दों पर कम से कम रहिए, शब्दों पर अटल रहिए। हाँ, मैं शब्दों पर अटल हूँ। मैं बोलूं, प्राकृतिक व्यवस्था का उदाहरण इस देश के चुनाव में, इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों के नेताओं पर
चुनाव आयोग ने पनिशमेंट लागू किया, भारतीय जनता पार्टी के भी, बहुजन समाज पार्टी के भी, और क्या गठबंधन के भी, उसी इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूं। और अगर चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी से मिली भगत ना करता तो इस देश के प्रधानमंत्री पर पहली बार पनिशमेंट लगता। लेकिन अगर पनिशमेंट किसी पे नहीं लगा तो कांग्रेस पार्टी के नेता पे नहीं लगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो बोल रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक थैली के चट्टे बट्टे जो मायावती जी ने बोला था, क्या प्रचार से रोका नहीं गया कांग्रेस के नेताओं को? इस पे जो बीजेपी के नेताओं को रोका नहीं गया? कांग्रेस रोका गया, कांग्रेस के नेताओं को नहीं रोका गया। कौन कह रहा है नहीं रोका गया? मैं बताऊं आपको, एक ही थैली के चट्टे बट्टे जो कहा मायावती जी ने, उन्होंने केवल एक थैली के चट्टे बट्टे कहा। आपको याद करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने चौकीदार चोर कहा, और कहा नहीं, लिखा नरेंद्र मोदी जी को, शुभम जी मैं लिखा अपनी किताब में लिखा कि चौकीदार इस देश का चोर है, वो सही से चौकीदार नहीं कर रहा है, उस चौकीदारी के रहते हुए लोग देश का पैसा ले लेके भाग रहे हैं, ये लिखा। फिर क्या मतलब, हमें प्रधानमंत्री बनने के लिए आप हमें चोर कह दो, गुंडा कह दो, हम आपके पैरों में पड़े, आओ हमसे मिल लो, आप हमसे मिल लो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर समय की बर्बादी हो, चुनाव भी तो हुआ 42 दिन में, अगर वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान कर दी जाए 1 महीने, चाहे हमारी मतगणना 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, अगर मतगणना का, वीवीपैट का और मशीन का मिलान करने के बाद लोगों में संतुष्टि हो, तो क्यों नहीं सरकार आगे आती और ये कहती कि विपक्ष अगर इस बात को कर रहा है, चुनाव आयोग को सभी वीवीपैट की मशीन की जांच कर लेनी चाहिए। आपका प्रश्न हो गया, आप जवाब ले लेते हैं। समय की अगर बर्बादी हो जाए, लेकिन शंकाएं दूर होनी चाहिए। शुभम जवाब ले लेते हैं। शुभम, एक बड़ा विचित्र इनका स्वभाव है, डबल फेस्ड। तो जनता भी कंफ्यूज है। एक कहावत है ना, यू हैव गॉट अ डबल फेस विच साइड टू स्लैप फर्स्ट। अब जनता ये कंफ्यूज है कि जब मध्य प्रदेश के, राजस्थान के चुनाव उनमें जीत के आए उसी वीवीएम पैड से, तब इन्होंने नहीं कहा कि क्यों ना ऐसा प्रशिक्षण हो। एक मिनट, क्यों ना ऐसा परीक्षण हो। एक सेकंड सुनिए तो, जानकारी आप मुझे ना सिखाए जानकारियां, आप मुझे ना सिखाए जानकारियां, आप मुझे ना सिखाए। नहीं था, और हमने उसके बावजूद बार-बार कह रहा हूं कि हमने सवाल उठाए, मेरी बात हमने सवाल उठाए। देखिए, जब आपके राजीव गांधी जी 98-99 में ये लाए थे मशीन्स, तब पहले हाथ से जो स्टैंपिंग होती थी, उसके बाद ये मशीन है, तो किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी बढ़ी है, किसी को वहम नहीं होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। दिया गया था वोटिंग मशीन्स जब आई थी, शुरुआत हुई थी। 1 मिनट। तो अब जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी और वीवीपैट आया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, तुमने कहां पर अंगूठा दबाया, किसको वोट दिया, वो तुम्हारे सामने फोटो आएगी, तो इसमें क्या बुराई हो गई? ये तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई। दूसरी बात, मुझे हैरानी है, एक मिनट, अब आप सुनिए ना पूरी बात, अब आप बात मिलान कर लिया जाए। अभी मेरे एक और हमने तो सवाल उठाया, बसपा के भाई साहब कह रहे थे कि मायावती जी ने ऐसा किया। शुभम, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, बात तो सुनिए, थोड़ा सा वो रखिए। अब आप शुभम सुनिए कि जो ये मेरे बड़े भाई बोल रहे थे अभी बसपा की बात कि मायावती जी ने ऐसा वैसा, मैं एक छोटे से चुनाव की आपको एग्जाम्पल दूं, ये किसका साथ देते हैं और कैसे साथ हटाते हैं। जींद का जब चुनाव था हरियाणा प्रदेश में, उसमें इन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी का साथ दिया। जैसे इन्होंने देखा उनका खाता भी नहीं खुला, जैसे इनका यूपी में नहीं खुला था, इन्होंने साथ छोड़ दिया। तो मतलब इनको खुद पे भी विश्वास नहीं आता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। अभी आप इनसे पूछ रहे थे कि आपको तो जनता ने पिछली बार 2014 में खाता भी नहीं खोलने दिया, तो अब किस उम्मीद के साथ जनता से आप विश्वास करते हैं? किस उम्मीद के साथ आप विश्वास करते हैं? जनता को क्या विश्वास दिया आपने? 4-5 वर्षों में आपने जनता का सहयोग नहीं दिया। एक लेटेस्ट उदाहरण दूं, शुभम बहुत जरूरी है, एक लेटेस्ट उदाहरण, शुभम एक बहुत जरूरी उदाहरण है, लेटेस्ट अभी राजस्थान का, आपको ध्यान है वो जो एक रेप केस अभी जो हुआ, मायावती जी ने एक भी बयान उसके लिए नहीं दिया, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार ये नहीं बदल, जब बोला गया, जब प्रेशर किया गया, जब हम लोगों ने बोला
कि आप महिला होकर महिला अपनी पार्टी की आप महिला होकर महिला विरोधी हैं। नहीं, आपका एमएलए अब तक नहीं निकाला पार्टी ने, उन्नाव वाला, उन्नाव वाला एमएलए अब तक नहीं निकाला, उसको निकलवाइए, अरे उसको निकलवाइए, उन्नाव वाले एमएलए को निकलवाइए। अरे मेरी बहन, उन्नाव वाले एमएलए को निकलवाइए, जो बलात्कार करके आपकी पार्टी में शामिल है। आप लोग महिला होकर के महिलाओं के विरोध में, आप लोग महिलाओं के विरोध में, महिलाओं का शोषण करने वाले मर्दों के साथ। नेहा जी सुनिएगा, इस देश में अगर पहला नारा किसी का है कि महिलाओं के सम्मान में मायावती मैदान में, वो मान्य बहन जी का है। और उन्होंने 11 दिनों तक वहां की सरकार ने कुछ नहीं किया। मायावती जी का कोई बयान जेल में आज तक इनकी पार्टी में एक दलित क्या आपने निकाला? कोई बयान और आपने निकाला क्या बात कर रहे हैं? वाले विधायक को निकाला, बताओ दलितों का आपने क्यों नहीं निकाला? उन्नाव वाले विधायक को जेल के आपने ऐसी दलितों का हित किया होता सुधार कर तो दलितों को घोड़ी भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। हरियाणा तोड़े गए, आप लोग दलित विरोधी हैं, आप संविधान को बदलना चाहते हैं, आप संविधान वोट नहीं दिया था, जिनके इलेक्शन में वोट भी वोट नहीं आया था, कहाँ गए वो वोट, कहाँ गए वो कहते हैं दलित विरोधी है, संविधान को बदलना चाहती है। चलिए भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, महिलाओं के बलात्कारियों को देखिए जो भी आरोप और प्रत्यारोप आपको लगाने थे चुनाव से पहले आपने लगाए, जनता ने उनको सुना, उसको सुनकर उन्होंने वोट किया और अब वो वोट जो है वो ईवीएम मशीनों में बंद है, जो कि 23 मई को खुलेगी, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग चर्चा उस पर कर लें, हम उस पर साथ में बात करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, सांप और बिच्छू से बड़ी शालीनता आप बोल रहे हैं। चलिए सुरेश जी, सुरेश जी आप धोखेबाजी की बात कर रहे थे, जिस तरीके से अभी यहां पर नसीम जी ने सवाल उठाया कि राजभर को इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया। आप थोड़ा सा वक्त अगर हम आपको पीछे लेकर चलें, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बनाए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सरकार बनाई और फिर उसके बाद क्या हश्र आपने किया था, क्या वो धोखेबाजी नहीं कही जाएगी? कैसे बताएं आप पूछें। आपसे मैं स्पष्ट करना, आपसे सुनना चाहता हूं ना, आप बताइए। आप देखिएगा, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। जब बीजेपी में माननीय वाजपेयी साहब जिंदा थे, ये मनोहर जोशी जी, इन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब से कहा कि भाई आप अपना मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो कब? जब बसपा मजबूत और बीजेपी मजबूत, क्योंकि जमीन का नियम है, प्राकृतिक व्यवस्था का नियम है कि बात हमेशा मजबूत की मानी जाती है, मजबूर की नहीं। और जब 2002 में, ये पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हाँ बिल्कुल, 2002 में नहीं सुनी जाएगी। आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो तो। चलिए मैं आपके बाद, आप बोल लीजिए, उसके बाद 6 महीने का आप लोगों ने हमारे साथ वो किया, अलायंस किया कि 6 महीने आप चलाएगा, 6 महीने। जब आपका दबाव बना कि अनैतिकता के साथ सरकार चलाएं, जब ये फैसले ना लें, जब हमने सरकार छोड़ दी। जनता का हित कहीं नहीं, और जब 2002 में देखा कि राष्ट्र का हित कहीं नहीं हो रहा, तब बात बदली। अच्छा, बीजेपी वाले ही तो जानते हैं राष्ट्रीय हित, और तो कोई जानता ही नहीं। मतलब बीजेपी की आलोचना करे तो वो देशद्रोही। अंदर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई बिल्कुल कि जो इन्हें वोट दे वो राष्ट्र प्रेमी, जो इन्हें वोट न दे वो राष्ट्रद्रोही। इनके नेता जो लोकसभा में भेजने की चाह रखते हैं, वो वोट से वो राष्ट्रपति कहती है। और प्रज्ञा ठाकुर जैसी महिला ये कहती है हेमंत करकरे को कि वो जो है मेरे श्राप की वजह से मरा है। क्या इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो गया? ये अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाने के लिए जो 3500 सिखों का नरसंहार करने के बाद कहते हैं मुझे सुरेश जी से अंतिम कमेंट ले लेने दीजिए। हमने माफी मांगी, जो 3500 सिखों का नरसंहार करने के बाद कहते हैं देश में हुआ तो हुआ। हमारे पास अगर आपकी नैया डूब रही है, सुरेश जी चले हमारे पास समय खत्म हो चुका है डिबेट का। एक अंतिम कमेंट आपसे 30 सेकेंड का लूंगा। सुरेश जी, जिस तरीके से आपने मजबूत और मजबूर वाली बात कही है, आपने कहा कि मजबूर की बात नहीं सुनी जाती है, मजबूत की सुनी जाती है। क्या आपको लगता है जो मजबूर लोग हैं वो इस बार बीजेपी के साथ चले गए हैं ना? जब आप मजबूरों की बात नहीं सुनेंगे, आपको रिजल्ट बताएगा। ये तो एग्जिट पोल तो एक तरह का हाउलर्स बना दिया है। चलिए कहीं ना कहीं जेन्युइन रिजल्ट आने दीजिएगा। उत्तर प्रदेश चलिए में नेहा जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रेणु भाटिया जुड़ी थी, सुरेश चंदा बसपा से जुड़े थे और नसीम खान कांग्रेस से जुड़े थे। तो हमने लगातार चर्चा की, कहीं ना कहीं अपने बयानों के फेरों में यहां पर फंसते नजर आए सारे प्रवक्ता और लगातार अच्छी एक चर्चा हुई। अब देखने वाला तो ये बात है कि 23 मई को जीत का सेहरा किसके सर सजने वाला है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।